हेलो क्लास सेवन्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका एसएसटी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसका हम फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि आगे इसमें कैसे नए राजा और नए राज्य बनते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक आज का अपना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी गांव का प्रशासन, गांव की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। द विलेज गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स। सारे जितने भी भारत के नॉर्थ के राज्य थे उन सब के अंदर गांव की गवर्नमेंट थी बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल थी। ठीक है। द विलेजेस कंटेंट कमेटीज विच लुकड आफ्टर लोकल स्कूल्स, टेम्पल्स, वाटर टैंक्स एंड रोड्स। गांव में क्या बनाई जाती थी? कमेटीज बनाई जाती थी जो क्या करती थी, गांव के लोकल स्कूलों की देख रेख उनका ध्यान रखती थी, टेम्पल्स का, वाटर टैंक्स का और सड़कों का ध्यान रखती थी। दे वर्कड इन कोऑर्डिनेशन विद द विलेज हेडमैन एंड दे ऑल्सो असिस्टेड इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद कैटल एंड लैंड। देन वे क्या करते थे, गांव के एक मुखिया के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करते थे। एंड दे ऑल्सो असिस्टेड इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद कैटल एंड लैंड। और वो क्या करते थे, जो मतलब वहाँ पे सेटलमेंट को लेकर, पशुओं को लेकर, कैटल्स को, मवेशी पशुओं को, ज़मीन को लेकर जितने भी वाद विवाद होते थे उनसे रिलेटेड मामले भी वही सुलझाते थे। ठीक है, यानी इन चीज़ों की भी सुनवाई की जाती थी। The king collected several taxes such as land tax and trade tax, and many times these were further enhanced by war booty or plundering on neighboring territories. Then राजा क्या करता था, बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, जैसे कि ज़मीन का टैक्स हो गया, व्यापार का टैक्स हो गया। और कई बहुत बार क्या होता था, देयर वर फर्दर एनहेंस्ड बाय, वहाँ मतलब वार युद्ध के अंदर जो लूट का माल आता था या फिर आस पड़ोस के जो टेरिटरीज थी, जो क्षेत्र थे, उनको वो क्या करते थे, लूट कर ले आते थे। तो उस सामान को भी, उससे भी क्या होता था, माल में बढ़ोतरी होती थी। ठीक है, राजा कई बार क्या होते थे, जिसके साथ युद्ध करते ना पड़ोसी टेरिटरीज के साथ में, तो उनसे जीत कर क्या ले आते, वहाँ से लूट का माल ले आते, और युद्ध में भी अगर वो कुछ चीज़ें लूट कर ले आते। ठीक है। उसके बाद में ट्रेड, व्यापार कैसा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ फ्लोरिशिंग ओवरसीज ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन साउथ एशिया, चाइना एंड साउथ इंडिया। इस पीरियड के दौरान जो समुद्री मार्ग से जो ट्रेड होना था, व्यापार, वो क्या हो गया था, शुरू हो गया था। किस किस के बीच में? साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और साउथ इंडिया के बीच में। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया गेन मोमेंटम फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। जो व्यापार भारत और वेस्ट एशिया के बीच में हो रहा था, उसने मतलब 10वीं शताब्दी में गति पकड़ ली, यानी वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गया था कुछ। ठीक है, तेज़ हो गया था व्यापार। ट्रेड टुक प्लेस विद इन द किंगडम एज वेल एज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इस ट्रेड ने मतलब अपनी जगह बना ली थी, राज्यों के बीच में भी, एज वेल एज नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में अपनी जगह बना ली थी। नाउ द मॉनसून विंड्स हैड बीन स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर सेलिंग एंड अ नंबर ऑफ ट्रेडर्स गोइंग ऑन दीज जर्नीज गोट मैरिड एंड सेटल्ड इन दीज कंट्रीज। फिर क्या हुआ कि जो मानसून की विंड्स होती थी, मानसूनी हवाएं, उनका यूज़ होने लगा अब जल यात्रा में। ठीक है, जल में जब यात्रा करते थे उन हवाओं का फ़ायदा होता था, उन हवाओं का इस्तेमाल होने लगा, और एक बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी कहाँ जाने लगे, उन देशों में यात्रा करके जाने लगे और वहाँ शादी करके वहीं सेटल होने लगे उन देशों में। ठीक है। फिर देयर वर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड हिंदू प्रीस्ट्स ऑल्सो अमंग द ट्रैवलर्स। इन ट्रैवलर्स में, इन यात्रियों में कौन होते थे? हिंदू पुजारी और जो बौद्ध धर्म के साधु संत होते थे वो शामिल होते थे। टेक्सटाइल्स, ज्वेल्स, इवोरी, ड्रग्स एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड एंड हॉर्सेज एज वेल एज सम अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड। इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता था, कौन सा सामान? जैसे कपड़े, ज्वेलरी, हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें और ड्रग्स और मसाले, ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से। और हॉर्सेज और दूसरा सामान क्या होता था, इंडिया में इंपोर्ट होता था, इन देशों से आता था। अ नंबर ऑफ शिप यार्ड्स वर देयर इन साउथ इंडिया, उड़ीसा एंड बंगाल। बंगाल में, उड़ीसा में और साउथ इंडिया में बहुत सारे शिप यार्ड्स बना दिए गए थे इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है श्रेनिस यानी कि गिल्ड्स। इसका मतलब होता है शिल्पी संघ। एज वी ऑल नो, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राफ्ट फॉर्म्ड देयर श्रेनिस और गिल्ड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो व्यापारी और क्राफ्टमैन होते थे उनकी खुद की स्पेशल क्राफ्ट होती थी, उसको फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए वो क्या बनाते थे, अपनी खुद का शिल्पी संघ होता था, उनकी एक समिति होती थी, एक संगठन होता था।
दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इवन नाउ, ये चीज़ मतलब ये जो कार्य प्रणाली है ये आज भी चल रही है। द मेंबर्स ऑफ द श्रेणी हैड टू ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय इट। इस संघ के जितने भी सदस्य होते थे उन सब का मतलब ये मुख्य कर्तव्य बनता था कि वो इस संघ के सारे नियमों और कायदे कानूनों को क्या करे, जो इस संघ ने बनाए हैं उनका पालन करे, ओबे करे। विद पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ These several श्रेण्स emerged as जातीज और सब कास्ट। समय बीतने के साथ साथ ये सारी जो संघ थे ये किस में बदल गए, जातीज और सब कास्ट में, जाति और उपजातीज में बदल गए। सच एज कास्ट और वीवर्स, जैसे कि जुलाहे जो होते थे उनकी कास्ट बन गई अलग से, पोट्री का काम करते थे उनकी अलग हो गई, आर्टिस्ट जो होते थे उनका आर्टिशंस हो गया, गार्डनर्स की अलग कास्ट बन गई। एज इंडिकेटेड बाय द इंस्क्रिप्शंस विच कंटेन रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग दिस, ये चीज़ें इंडिकेट कौन करता है, वो इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट करते हैं जिनके रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, ठीक है, जो हमें मतलब इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए मिलते हैं उनसे पता चलता है ये चीज़ कि ऐसे हुई थी, ऐसे जातियाँ बनी थी। बिटवीन 800 CE टू 1200 CE वेरियस न्यू सबकास्ट्स एमर्ज्ड। 1800 CE से 1200 CE के बीच में बहुत सारी उपजातियाँ उभरकर सामने आई। मैनी ट्रिब्स वर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस, बहुत सारी जो जनजातियाँ थी वो क्या थी, यानी आगे प्रोग्रेस में चल रही थी, ठीक है, वो आगे ढल रही थी नई प्रक्रिया में। देन द राजपूत्स बिकेम क्षत्रियज एंड कास्ट बिकेम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। राजपूत क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए, कास्ट बिकम द फंडामेंटल बेसिस, और अब क्या हो गई थी, जाति एक मौलिक आधार बन गई थी सोसाइटी में, उसका रिलेशन कैसा होगा इस आधार पर। मैरिजेस बिटवीन डिफरेंट कास्ट वर लुक डाउन अपॉन, अब जो अलग अलग कास्ट में यानी डिफरेंट कास्ट्स में शादियों को क्या देखा जाने लगा था, डाउन यानी कि नीची नज़र से देखा जाने लगा था। द पीजेंट्स वर मोस्टली क्षुद्र से, जितने भी किसान होते थे वो क्षुद्र जाति से होते थे। ऑन वन हैंड द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट लीड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड मिजरी वाइल द किंग, ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लीड अ लग्जीरियस लाइफ। जहाँ एक तरफ जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपनी मेहनत की और स्ट्रगल की और दयनीय ज़िंदगी जीते थे, जबकि राजा, व्यापारी और सरकारी ऑफिसर एक बहुत ही अच्छी और शानदार ज़िंदगी जीते थे। सम ऑफ देम हैड बिल्डिंग्स विच कंटेंड क्रिस्टल स्टेयरकेसेस, उनमें से कुछ के पास तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी थी जिनके अंदर कांच के क्या बनाए हुए थे, कांच की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है। देन अब हम पढ़ते हैं महमूद गजनी के बारे में, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। द आर्मीज ऑफ महमूद मार्च्ड ऑल द वे फ्रॉम गजनी इन अफगानिस्तान थ्रू मुल्तान एंड रीच्ड द डिवाइन सिटी ऑफ सोमनाथ इन गुजरात इन द मिडल ऑफ अ कोल्ड डे इन दिसंबर 1025 CE, ठीक है। जो महमूद की आर्मी थी वो लगातार मार्च कर रही थी, पूरे रास्ते चलती जा रही थी, गजनी से चली इन अफ़गानिस्तान से और मुल्तान से होते हुए वो एक दैव्य सिटी सोमनाथ गुजरात में पहुंची। कब पहुंची, दिसंबर 1025 CE में, दिसंबर का एक बहुत सर्द दिन था, उस दिन वो आर्मी वहाँ पे पहुंची। महमूद who ruled from 997 to 1030, यहाँ तक इसका शासन था, was well prepared for his march through the desert with provisions loaded on almost 3000 camels। ये जो राजा था महमूद, ये मतलब वेल प्रिपेयर्ड था, इसने अपनी मार्च को, अपनी सेना को अच्छे से प्रिपेयर किया था। डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में चले तो भी कोई दिक्कत नहीं आए, तो इसने क्या कर रखा था, रेगिस्तान में चलने के लिए 30,000 ऊँटों पर अपना जो खाने पीने का सामान था वो लाद कर ये अपनी पूरी तैयारी के साथ चला था, मार्च किया था इसने। द डेस्परेट पीपल ऑफ सोमनाथ टुक शेल्टर इन द टेम्पल, कुछ खतरनाक लोगों ने सोमनाथ में यहाँ इस एक टेम्पल में शरण ले ली। फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ देम कैम फॉरवर्ड टू फाइट विद द इनेमी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय दर समय एक बहुत बड़ी संख्या में उनमें से कुछ लोग सामने आते और शत्रुओं से युद्ध लड़ते। एट लास्ट ऑलमोस्ट 50,000 पीपल वर डेड, आखिर में लगभग 50,000 लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट provided by the 13th century writer A.L. Kajvini, the total amount of gold, silver and jewels was more than 13,000 dinars, ठीक है। फिर क्या होता है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, इस अकाउंट के अनुसार, प्रोवाइडेड बाय द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में एक राइटर थे A.L. काजवानी, इन्होंने लिखा था, उनके अनुसार
जो सिल्वर गोल्ड और जो ज्वेलरी थी उसकी अमाउंट थी लगभग 13,000 दिनार से भी ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ें थी। महमूद रिटर्न टू गजनी आफ्टर कलेक्टिंग अ जनरस बूटी। जो महमूद गजनी था वो मतलब अंत में अपने जब वापस लौटा गजनी गांव अपने शहर में वापस लौटा तो उसने बहुत सारी लूट का माल इकट्ठा कर लिया था। ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन 998 CE एंड ही हैड द डिज़ायर टू बिल्ड अ वास्ट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। देन वो 1998 में गजनी का 998 CE में वो गजनी क्षेत्र का शासक बना और उसकी एक विश थी कि वो सेंट्रल एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करे, बड़ा सा साम्राज्य बनाए। ही ऑल्सो विश्ड टू मेक गजनी द मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ द एरिया। और वो ये भी चाहता था कि गजनी जो है वो इस एरिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा और सबसे शानदार शहर बने। द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड हिज ग्रीड। जो इंडिया के अंदर जो मतलब पैसे थे उन सब ने क्या किया, जो विशाल मतलब संपदा थी जो इंडिया की, उसने इसका लालच और बढ़ा दिया। देन As a result of this, he invaded several places including in Punjab, Multan, Peshawar, Kannauj, Mathura, Somnath and Thaneshwar between 1000 CE and 1025 CE। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने बहुत सारे स्थानों पर जैसे पंजाब, मुल्तान, पेशावर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ और थानेश्वर में 1000 CE और 1025 CE के बीच में काफ़ी बार इसने आक्रमण किया। देन महमूद्स इन्वेशंस अपॉन नॉर्थन इंडिया डेस्वेटेड एंड वीकन द रीजन। तो महमूद के जो हस्तक्षेप हो रहा था बार बार नॉर्थन इंडिया पर, इसने मतलब क्या किया, उसे बहुत ही कमज़ोर बना दिया उस क्षेत्र को और उसे बिल्कुल उजाड़ दिया। ऑल्दो ही एनेक्स्ड पंजाब ओनली येट दिस पेव्ड हिज वे फॉर फ्यूचर इन्वेशंस। अब उसने सिर्फ क्या कर पाया, वो सिर्फ पंजाब को ही हड़प पाया। यद्यपि वो सिर्फ पंजाब को ही हड़प पाया, लेकिन अब उसके लिए फ्यूचर में आगे दोबारा हस्तक्षेप करने का रास्ता खुल गया था। He carried away massive amount of wealth along with many prisoners which included learned intellectuals and skilled artisans। फिर उसने क्या किया, एक मैसिव अमाउंट में वेल्थ अलोंग अपने साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो धन संपत्ति लेकर चला और उसके साथ में काफ़ी कैदी भी थे विच इंक्लूडेड, जिसके अंदर पढ़े लिखे समझदार और स्किल्ड वाले यानी स्किल जानने वाले कौशल वाले और आर्टिस्ट लोग भी उसके अंदर शामिल थे उन प्रिजनर्स में। ही अडॉन्ड गजनी विद लग्जीरियस पैलेसेस, कॉलेजेस, मॉस्क्यूज। उसने क्या किया, अपनी गजनी शहर को सजाया शानदार महलों से, कॉलेजेस बनवाए, मस्जिदें बनवाई एंड टॉम्स और जो कब्र होती है वो बनवाई। अल-बैरूनी एंड फिरदौसी वर टू ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हु लिव्ड इन हिज कोर्ट। अल-बैरूनी और एक फिरदौसी थे, ये दोनों क्या थे, दो मोस्ट प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुख्य विद्वान थे उनके यहाँ के, जो उनकी कोर्ट में रहते थे, उनके दरबार में थे। इन हिज बुक तहकीक-ई-हिंद अल-बैरूनी प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन पीपल। अपनी एक बुक तहकीक-ए-हिंद में अल-बैरूनी ने एक भारत के लोगों के बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाई है, देयर बिलीव्स एंड देयर आइडियाज़, उनके विश्वास और उनके विचारों के बारे में। शाहनामा द बायोग्राफी ऑफ महमूद, महमूद का की आत्मकथा है शाहनामा, वॉज रिटन बाय फिरदौसी, ये फिरदौसी ने लिखी थी। द सक्सेसर्स ऑफ महमूद डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इंडिया आफ्टर हिज डेथ। महमूद गजनी के मरने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद में भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरी द राजपूत क्लेन्स रिमेंड इन्वॉल्व इन फाइटिंग विद ईच अदर। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान जो राजपूत कुल के लोग थे वो आपस में लड़ाई में इन्वॉल्व रहे, आपस के झगड़ों में इन्वॉल्व रहे। वेरियस मुस्लिम लीडर्स एंड सूफीज यानी रिलीजियस संत कैम एंड सेटल डाउन इन इंडिया। और बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स, मुस्लिम व्यापारी और सूफी संत जो थे वो इंडिया में आए और यहीं सेटल हो गए। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम हैड स्टार्टेड डेफिनेटली बट इन अ स्मॉल मैनर। अब क्या हो गया था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में इंटरेक्शन होने लगा था, लेकिन डेफिनेटली होने लगा था, लेकिन थोड़े कम पैमाने पर। ठीक है, अब है मोहम्मद ऑफ गौरी यानी मोहम्मद गौरी के बारे में। शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ गजनी इन 1173 CE। 1173 में गजनी का जो सिंहासन था वो किसे मिला, महमूद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को मिला। ठीक है, मैकिंग पंजाब एज हिज बेस, उन्होंने अपनी जो राजधानी मान लो या आधार किसको बनाया, पंजाब को बनाया। ही स्टार्टेड फॉर अ कंपेन टुवार्ड्स दिल्ली एंड द गंगा वैली। उन्होंने क्या किया, अपना एक कंपेन
शुरू किया किसकी तरफ, दिल्ली और गंगा वैली की तरफ। एट दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ अजमेर इन 1178 CE। इस दौरान 1178 के समय में अजमेर के सिंहासन पर कौन बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान ऑक्यूपाइड थे। शॉर्टली आफ्टर दिस ही कंकर्ड दिल्ली एंड डिफीटेड द चंदेल्स। उसने मतलब थोड़े ही समय पहले क्या किया था, दिल्ली को जीता था चंदेल्स को हराकर। However, he was defeated by the ruler of Gujarat and then turned towards Punjab and Ganga Valley। अब क्या हुआ था, मतलब कि वो उन्होंने गुजरात के राजा को हराया था और वो अब दिल्ली, पंजाब और गंगा वैली की तरफ अब मुड़े थे। टू ऑक्यूपाई दीज रीजन्स, गुजरात एंड देन टर्न टुवर्ड्स पंजाब एंड गंगा वैली टू ऑक्यूपाई दीज रीजन्स। इन रीजन्स को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ वो मुड़े। एज दीज टू पावरफुल रूलर्स, अब दो पावरफुल रूलर्स थे, एक तो पृथ्वीराज चौहान एंड दूसरा मोहम्मद गौरी, वांटेड टू ऑक्यूपाई दीज रीजन्स। अब इन क्षेत्रों को वो दोनों ही हासिल करना चाहते थे, गंगा वैली को और दिल्ली को। द एम्बिशन ऑफ द टू लीड ऑफ द अक्रेंस और अब टू बैटल्स। इस एम्बिशन को, इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या हुए, दो युद्ध हुए इन दोनों के बीच में। इन 1191 CE एंड इन 1192 CE एट तराइन नियर बठिंडा। बठिंडा के पास में 1191 में और 1192 में दो युद्ध हुए। तराइन का युद्ध बोला जाता है जिसे, तराइन का युद्ध प्रथम और तराइन का युद्ध द्वितीय, ये दो युद्ध हुए और बठिंडा के जो पास में है, ठीक है। देन द बैटल ऑफ तराइन के बारे में पढ़ते हैं अब। महमूद फेस्ड अ क्रशिंग डिफीट इन द फर्स्ट बैटल एंड ही barely escaped with his life। महमूद को मतलब बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा पहले तराइन के युद्ध में और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। However, within a year he returned back with a massive army after making careful preparations। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1 साल के अंदर ही वो वापस लौटा एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ में और पूरी सावधानी से पूरी तैयारियां करके लौटा इस बार वो। ऑन द अदर हैंड पृथ्वीराज मैनेज्ड टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजाज ऑफ नॉर्थन इंडिया एस्केप्ट रायचंद्र ऑफ कन्नौज। दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मतलब राजाओं का सपोर्ट हासिल करने में लगे हुए थे और नॉर्थन इंडिया के जितने भी राजा थे उनका सपोर्ट उनकी तरफ था, बस सिर्फ रायचंद जो कन्नौज के राजा थे उनको छोड़कर। बट द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द तुर्किश आर्मी वर टू मच फॉर हिम एंड सो महमूद स्टूड विक्टोरियस इन दिस बैटल एंड ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न राजस्थान। फिर क्या हुआ, लेकिन एक्सीलेंट तो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी जो व्यवस्था थी वो सारी बिल्कुल सुपर्ब थी और जो रैपिड मूवमेंट दिखाई उन्होंने, काफ़ी तेज़ी से तुर्किश आर्मी ने उन पर हमला किया और ये पृथ्वीराज चौहान के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इस वजह से महमूद जो था वो इस सेकंड बैटल में जीत गया और उसे दिल्ली का एरिया ऑक्यूपाई हो गया और ईस्टर्न राजस्थान पर भी उसका कब्जा हो गया। बिटवीन द ईयर्स 1192 CE एंड 1206 CE द तुर्किश रूल स्प्रेड ओवर गंगा, यमुना, डाब, बंगाल एंड बिहार। 1192 से 1206 के बीच में तुर्किश लोगों का जो शासन था वो फैल गया था गंगा यमुना डाब क्षेत्र में और बंगाल और बिहार में। इट शुड बी नोटेड हियर दैट महमूद ऑल्सो डिफीटेड जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज इन द ईयर 1194 CE। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी, जो कन्नौज के राजा थे, उन्हें 1194 में हरा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी द टू जनरल्स ऑफ महमूद हैंडल्ड हिज फर्दर कंक्वेस्ट एंड मोहम्मद वॉज रिक्वायर्ड टू गो बैक टू गजनी क्वाइट ऑफन दी हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जो थे ये दो जनरल थे, मुख्य आदमी थे मोहम्मद गौरी के, और इनको क्या किया गया, और सारी जीत के क्षेत्र इनको हैंडल करने के लिए मोहम्मद इनको छोड़ गए और खुद कहाँ लौटे, वापस गजनी शहर लौटे ताकि वो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हैंडल कर सके। ही वॉज मर्डर्ड ऑन हिज वे टू गजनी, और रास्ते में गजनी लौटते समय रास्ते में उनका मर्डर कर दिया गया। उन्हें मार दिया गया। ही इज़ कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। भारत में तुर्किश रूल को लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद है काजेज ऑफ द डिफीट फॉर इंडियन रूलर्स। भारत के शासकों के हारने के कारण क्या थे, क्यों हार जाते थे वो। Probably the Indian rulers were not united and they did not make combined efforts to defend the northwest region। वैसे भारत के जो शासक थे वो यूनाइटेड नहीं थे, आपस में मिलते नहीं थे। दे डू नॉट कंबाइंड एफर्ट, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र था उसे बचाने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास नहीं किए। इफ़ दे हैड बीन यूनाइटेड, अगर वो संगठित होते, दे वुड हैव डिसलॉक्ड द तुर्किश रूलर्स व्हेन दे वर सेटिंग डाउन इन इंडिया। अगर वो एक साथ होते, यूनाइटेड होते, तो वो लोग जब तुर्किश रूलर इंडिया में सेटल हो रहे थे उन्हें तभी वहाँ से खदेड़ देते, वहाँ से हटा देते। दे डिड नॉट
हैव द foresight that the तुर्क्स कुड एक्सटेंड देयर किंगडम्स इवन बियॉन्ड पंजाब। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरीके से तुर्क जो लोग थे वो पंजाब के चारों ओर अपना राज्य बढ़ा रहे थे। ऑल्दो द तुर्क्स डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स, और जबकि उन तुर्क लोगों के पास तो आधुनिक हथियार भी नहीं थे। येट देयर सुपीरियर हॉर्सेज एंड माउंटेड आर्चर्स वर टू रैपिड एज कंपेयर टू आवर स्लोली मूविंग एलिफेंट्स। लेकिन उनके जो सुपीरियर हॉर्सेस थे और जो माउंटेड आर्चर थे वो काफ़ी रैपिड थे, काफ़ी तेज़ थे, और हमारी तुलना में यानी हमारे यहाँ के क्या हुआ करते थे, हाथियों पे मूवमेंट होती थी वो काफ़ी स्लो होते थे, और उनकी घोड़ों पे होती थी वो काफ़ी सुपीरियर हुआ करते थे। देयर इज़ नो डाउट दैट बोथ महमूद एंड मोहम्मद वर ब्रिलियंट लीडर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी दोनों ही ब्रिलियंट लीडर्स थे एंड माइटी कमांडर्स, और शक्तिशाली कमांडर्स भी थे। मैनी राइटर्स से दैट दे डिपेंडेंट ऑन दी सामंत्स फॉर दी सप्लाई ऑफ आर्मी। बहुत सारे राइटर लिखते हैं कि ये लोग सामंतों पर डिपेंड करते थे अपनी आर्मी के लिए सप्लाई लाने के लिए। सो देयर आर्मी वॉज नॉट वर्किंग टुगेदर, इसलिए उनकी आर्मी एक साथ काम नहीं करती थी हमेशा। ऑलवेज आफ्टर दी बैटल वॉज ओवर, जब युद्ध समाप्त हो गया, ऑल ऑफ देम टुक देयर ओन वेज एंड देयर वुड बी नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन देन। उन सब ने क्या किया, अपना अपना रास्ता चुना और अलग अलग चल दिए। उनके पास कोई भी कॉमन प्लान नहीं था कि वो दोनों मिलकर करेंगे और आगे कोई एक्शन लेंगे। दिस इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल us to understand the reasons behind why the foreigners occupied vast regions of our country। ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेनर्स ने हमारे देश पर शासन किया, इसके पीछे कारण क्या थे। दिस विल मेक अस आइडेंटिफाई आवर वीकनेस एंड टेक सच एक्शन सो दैट दीज थिंग्स नेवर हैपन इन द फ्यूचर। ये हमें आइडेंटिफाई करवाएगा कि हमारी कमज़ोरी क्या थी और हम इसके लिए क्या करें, आगे हम कदम उठाएं, एक्शंस लें, ताकि इस तरीके की चीज़ आगे फ्यूचर में दोबारा कभी घटित ना हो। The Cholas were the most powerful rulers in South India between 800 CE and 1200 CE। 800 से 1200 CE के दौरान चोलास जो थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे साउथ इंडिया में। दे मेड तंजावर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पैलेसेस एंड टेम्पल्स एज देयर कैपिटल। इन्होंने क्या किया, तंजावर को बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बनाया, महल बनाकर, मंदिर बनाकर, और इसे अपनी कैपिटल भी बनाया। दीज पैलेसेस कंसिस्टेड ऑफ मैग्निफिसेंट बैंकेट हॉल्स, लार्ज गार्डन्स एंड टेरेसेस। इन्होंने अपने महलों में क्या बनाए, भोजन करने वाले हॉल्स यानी प्रतिभोज हॉल्स, लार्ज बड़े बड़े गार्डन्स और टेरेस बनवाए। 5 और 7 स्टोर बिल्डिंग वर ऑल्सो प्रेजेंट। इनके शासनकाल में 5 से 7 ऊपर मंजिला इमारतें बनाई गई। विजयालय वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला वंश के जो फाउंडर हैं वो कौन माने जाते हैं, विजयालय। राजा चोला एंड राजेंद्र वर दी मोस्ट प्रोमिनेंट चोला रूलर्स। ये भी दोनों क्या थे, मुख्य चोला रूलर थे दोनों, राजा चोला और राजेंद्र। ठीक है, अब हम राजा चोला के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल 985 से 1016 CE तक का था। देखते हैं इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया। ऑल्दो राजा हैड ऑब्टेन्ड अ स्मॉल किंगडम इन इनहेरिटेंस। यद्यपि राजा को मतलब अपनी उत्तराधिकार के रूप में बहुत ही छोटा किंगडम ऑब्टेन हुआ था, बहुत छोटी राज्य मिला था। येट इन अ फ्यू ईयर्स टाइम ही बिल्ट अ लार्ज एम्पायर विच वॉज एक्सीलेंटली ऑर्गेनाइज्ड, हैड रिच रिसोर्सेज एंड पोजेस्ड अ पावरफुल आर्मी एंड नेवी। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ ही सालों के अंदर एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, रिच रिसोर्सेज थे, हर चीज़ की पुष्टि थी, और उनको पावरफुल आर्मी भी थी उनके पास में और नेवी भी। राजा defeated the Cheras of Tiruvananthapuram order to have control upon the trade with the Arabs on the western coast of India। राजा ने क्या किया था, चेराज को हराया था जो तिरुवनंतपुरम के थे। किस लिए, क्योंकि वो उस अरब की तरफ का जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसके ऊपर वो व्यापार के लिए अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, अरब के साथ में वहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, इसलिए उस क्षेत्र को जीतने के लिए उन्होंने चेराज को हराया था। व्हेन ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल अपॉन द मालाबार कोस्ट ही ऑल्सो डिफीटेड द पांड्याज ऑफ मदुरई एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑन द चोलमंडलम कोस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाद में मालाबार कोस्ट पर भी अपना कंट्रोल बना लिया, और बाद में इन्होंने पांड्याज को हराकर मदुरई पर भी अपना शासन कर लिया, और एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑन दी चोलमंडलम कोस्ट पर भी अपना अधिकार बना लिया इन्होंने। देन ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड द नॉर्थन रीजन्स ऑफ श्रीलंका अलॉन्ग विद इट्स मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचपुरा। इन्होंने क्या किया, नॉर्थन रीजन जो श्रीलंका का था वहाँ ऑल्सो ये ऑक्यूपाई हुए वहाँ पे, और इन्होंने अपनी जो अरुणाचपुरा गांव शहर था उसको अपनी मैग्निफिसेंट कैपिटल, अपनी राजधानी बनाया।
राजा राजा इज नोन टू पोजेज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज ऑफ हिज टाइम। अपने समय की मोस्ट पावरफुल आर्मीज में राजा राजा का नाम गिना जाता है। ही डिफीटेड द चालुक्याज इन द डेक्कन। इन्होंने डेक्कन में चालुक्याज को भी हराया था। ही ऑल्सो सेंट हिज नेवी टू ऑक्यूपाई द मालदीव आइलैंड्स। इन्होंने अपनी नेवी को कहाँ भेजा था? मालदीव आइलैंड पे ऑक्यूपाई किया था। ही इज़ फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्प्लेंडेड बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर तमिलनाडु। ये मतलब इन्होंने जो शानदार बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु में है वो इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, इसको आपको रीड करना है। जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है आपको टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में करते रहना है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।